मेरी पत्नी कविता बड़ी जिद्दी थी। मेरी कोई भी बात नहीं मानती थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। मैं उसे तलाक भी नहीं दे सकता था। इसलिए एक दिन मैंने अपने 4 आवारा दोस्तों को घर पर बुलाया और उन्हें शराब पिलाकर कविता के कमरे में भेज दिया। सोचा कि अब उस पर इल्जाम लगाकर उसे तलाक दे दूंगा। मगर 1 घंटे के बाद जब कविता के कमरे में गया तो मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि मेरे चारों दोस्त, मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। एक रात मैं काम से घर वापस आया तो मेरी माँ ने मुझे एक अजीब सी बात कह दी। कहने लगी, बेटा तुम्हारे बड़े भाई की शादी है, इसलिए तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो। मुझे हैरत हुई और मैं नहीं जानता था कि भाई की शादी के दिन मेरे साथ जो होगा वह मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मेरे भाई की शादी मेरी माँ की जानने वाली की बेटी से तय हुई थी। मम्मी अपनी सहेली की उस बेटी के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन मेरा भाई शादी से खुश नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि भाई को खुश करूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि भाई को हंसाने के चक्कर में मेरे रोने के दिन करीब आ रहे थे। ये मुझे मालूम नहीं था। मैं अपनी क्लास की ही एक लड़की निमी से मोहब्बत करता था, उसी से शादी भी करना चाहता था, लेकिन शायद निमी मेरी किस्मत में नहीं थी। भाई की शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। मंडप में पंडित जी दूल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भाई का कहीं पता नहीं था। हर कोई दूल्हे को ढूंढने लगा। सारे कमरे तलाश कर लिए, लेकिन दूल्हा नहीं मिला। और फिर पता चला कि भाई तो घर में मौजूद ही नहीं है। मेरी माँ ने मुझे भाई को ढूंढने के लिए बाहर भी भेजा। मैं हर जगह गया, लेकिन मैं नाकाम रहा। मुझे भाई कहीं पर भी नहीं मिला। अगर मुझे पता होता कि वापसी पर मुझे किन हालातों का सामना करना पड़ेगा, तो शायद मैं भी अपने भाई के साथ पीछे पीछे भाग जाता। लेकिन मैं सब बातों से अनजान था और मैं घर वापस आ गया और मैंने माँ को कहा कि माँ, भाई का कहीं पता नहीं है। तो मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मैं उन्हें चुप करवाने लगा, तसल्ली देने लगा, लेकिन उन पर मेरी तसल्ली का कोई भी असर नहीं था। रोते रोते उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, बेटा भगवान के लिए मेरी इज्जत रख लो, वरना मैं तुम्हें भी कभी माफ नहीं करूंगी। एक बेटे ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अब तुम ऐसा मत करना। भगवान के लिए मेरा मान रख लो, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। लड़की वाले क्या सोचेंगे कि उनकी बेटी का मजाक उड़ाया गया है। सब हम पर उंगलियां उठाएंगे। माँ की बात सुनकर मैं हैरान था। मैंने कहा, माँ लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ फिर से रोने लगी। कहने लगी, बेटा बस अब तुम इस लड़की से शादी कर लो। वह लड़की कविता बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई बच्ची है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। माँ की बात सुनकर मैं हैरान था। मैं एकदम ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, लेकिन माँ मुझे इस टाइप की घरेलू लड़कियाँ पसंद नहीं है। मुझे आजकल के जमाने की नई लड़कियाँ पसंद है। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। फिर माँ ने कहा, अगर आज तुम इस लड़की से शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे दूंगी और तुम्हारा बड़ा भाई उसमें किसी भी तरह का हकदार नहीं होगा, और फिर तुम कविता के साथ सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकते हो। माँ की बात सुनकर मैं एक बार सोच में पड़ गया। माँ के मुंह से ये बात सुनकर मैंने हाँ कर दी। मेरी हाँ सुनते ही मेरी माँ बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरी माँ अच्छे से जानती थी मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है। अब मैं सबका मान रख लिया था और मैं सबकी आंखों का तारा बन गया। खैर, मैं कविता को विदा कराकर घर ले आया। 2-1 रस्मों के बाद कविता को मेरे कमरे में बिठा दिया गया था। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में दाखिल हुआ। पूरा कमरा फूलों से और खुशबुओं से महक रहा था। मेरे सामने गांव की ये खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं थी। मैंने तो दौलत के लालच में आकर उससे शादी की थी। मुझे तो उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं था, क्योंकि मुझे शहर की लड़कियां पसंद थी। पहले मैं कविता को कभी देखा तो नहीं था, लेकिन अपनी माँ के मुंह से बस कविता की तारीफें सुनी थी कि बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बच्ची है। लेकिन मेरा कविता से बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वह घूंघट डाले बेड पर बैठी हुई थी और मैं अपनी शेरवानी उतारकर हैंगर पर लगाने लगा। उसके बाद अपनी घड़ी उतारने लगा। शायद कविता इस इंतजार में बैठी थी कि मैं उसे आवाज दूंगा या उसके पास बैठकर उसका घूंघट हटाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात की कोई जल्दबाजी नहीं थी। मेरी तरफ से खामोशी कविता से शायद बर्दाश्त नहीं हुआ था और उसने मुझे बोला, नमस्ते जी। उसके इन शब्दों पर तो जैसे मुझे आग सी लग गई थी। गुस्से से मैंने कहा, कर दी ना तुमने गवारों वाली बात। शादी की पहली रात अपने पति को नमस्ते जी कौन करता है।
मेरी इस बात पर बजाय शर्मिंदा होने के वह हंसने लगी। अपना घूंघट उलट दिया। आपने तो वह भी नहीं किया। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम मुझसे अभी से गिले शिकवे कर रही हो? मेरी बात काटते हुए बोली, भगवान न करे कि मैं आपसे गिला या शिकवा करूं। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। अब मैं सारी जिंदगी आपके साथ ही रहूंगी और आपकी हमेशा वफादार बनकर जिंदगी भर सेवा करूंगी। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, कपड़े बदलकर सो जाओ, मैं थक गया हूँ। फिर अचानक से मेरी नजरें उसके चेहरे की तरफ उठी थी। इससे पहले मैंने उसके चेहरे को देखना भी जरूरी नहीं समझा था, और जब उसके चेहरे को देखा तो मैं नजरें हटाना ही भूल गया था। अजीब सी चमक थी उसके चेहरे पर जो सामने वाले को अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में वह सारी लड़कियां घूम गई जो मेरे आगे पीछे फिरा करती थी। तो फिर मेरे मन में आया, कविता में ऐसा क्या खास था? सिर्फ शक्ल ही खूबसूरत थी, ना उसमें अदाएं थी, ना बात करने का हुनर था, और ना ही पढ़ी लिखी थी। हरगिज नहीं, मैंने अपने दिल में सोचा और बाहर आ गया। लॉन में आकर मैं सिगरेट पीने लगा था। थोड़ी ही देर के बाद मेरी माँ वहीं पर आ गई। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा परेशान मत हो, तुम्हारी पत्नी कविता लाखों में एक है, तुम देख लेना, वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगी, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी। तुम तो किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। ऐसी लड़कियां तो आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलती। फिर मैं बहुत ही आज्ञाकारी बच्चों की तरह सर झुकाकर अंदर आ गया था। मैं अंदर आया तो हैरान हो गया, क्योंकि कमरे के कोने में लगे एक मंदिर के सामने वह आंखें बंद किए और हाथ जोड़े खड़ी थी, जैसे पता नहीं भगवान से क्या मांग रही थी कि उसे अपने आसपास की खबर नहीं थी। मैंने अंदर आते हुए उस पर ताना मारते हुए कहा कि तुमने शादी से पहले ऐसे कौन से पाप किए थे कि अब तुम्हें भगवान से उनकी माफी मांगनी पड़ रही है? कोई तो वजह होगी, कुछ तो पाप किया होगा तुमने अपने अतीत में। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वह मुस्कुरा दी। बोली, मैं तो आपकी लंबी उम्र की दुआ मांग रही थी, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। वैसे हम सब पापी हैं, जाने अनजाने हर इंसान से गलती हो जाती है, और हमें भगवान से माफी मांगते रहने चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें अच्छे रास्ते पर चलाए। उसकी बात सुनकर मुझे फिर से गुस्सा आ गया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मेरा मजाक उड़ा रही है, लेकिन उसके कपड़े, उसके चलने फिरने और बोलने का अंदाज सभी अलग था, और उसके इन हरकतों को देखते हुए मैं इतना तो समझ गया था कि वह बहुत ही नेक और पवित्र लड़की है। इसने आज तक कभी किसी गैर मर्द की तरफ उसने नजर उठाकर नहीं देखा होगा। अभी मैं उसके बारे में ये सब बातें सोच रहा था कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। रात के 12 बजे। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर कौन होगा। दरवाजा खोला तो सामने माँ आंखों में आंसू लिए खड़ी थी और चेहरे पर खुशी के मिले जुले भाव थे। माँ मुझे देखते ही मेरे गले से लग गई। मैं माँ से पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा, बात ही कुछ ऐसी है कि खुश होना तो बनता है, तुम मेरे कमरे में चलो। मैं माँ के कमरे में गया तो कुछ कागजात उनके बेड पर बिखरे पड़े थे। ये क्या है? मेरे दिल में जायदाद वाली बात थी। माँ खुशी खुशी कहने लगी, बेटा मेरे दिल में तीर्थ यात्रा करने की बहुत तड़प थी। मुझे भी माँ की खुशी देखकर खुशी महसूस हो रही थी। माँ 1 महीने के लिए जा रही थी। अब मैं इस घर में अकेला था और मैं सोच लिया था कि मैं कविता के साथ ऐसा काम करूंगा कि मुझे उसे तलाक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वह खुद ही यह घर छोड़कर चली जाएगी। मैं दोबारा कमरे में गया। वह अभी वैसे ही नाटक कर रही थी, संस्कारी बहू बनने का। उसके हाथ में गीता थी और उसका पाठ कर रही थी। मैं उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, कविता क्या तुम सच में इतनी पवित्र और धार्मिक लड़की हो कि हर वक्त भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती हो? और क्या तुमने कभी किसी गैर मर्द की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा? वह कानों को हाथ लगा के कहने लगी, भगवान जानता है कि मैंने कभी किसी गैर मर्द को गलत नजर से नहीं देखा, और न ही मैं किसी गैर मर्द के साथ बैठना पसंद करती हूँ। मैंने कहा, फिर तो तुम मेरे दोस्त के सामने भी आना पसंद नहीं करोगी? तो कहने लगी, जी ऐसा ही है, मैं आपके दोस्तों के सामने भी नहीं आऊंगी। मैंने कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि जब तुम यहाँ से जाओगी तो मैं अपने दोस्तों को घर बुलाऊंगा। मम्मी तीर्थ यात्रा पर जा रही है, तुम्हें पता है ये मौका बार बार नहीं आता। मेरे दोस्त मेरे घर आना चाहते हैं। मेरे 2 दोस्त विदेश में नौकरी करते हैं और मेरी शादी की वजह से वह छुट्टियां लेकर आए हुए हैं। हम सब दोस्त बचपन के दोस्त हैं और हम आपस में खूब सारा टाइम बिताना चाहते हैं।
वह मेरी बात फौरन ही मान गई। कहने लगी ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा वह क्या? कहने लगी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। ये कहकर कविता कमरे से बाहर चली गई थी और मम्मी को बधाई देने लगी कि वह तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। और मैं अंदर बैठा यही सोच रहा था कि आखिर कविता के दिमाग में ऐसी कौन सी शर्त होगी जो वह मेरे साथ रखना चाहती है। मैंने अपने सारे दोस्त और गर्लफ्रेंड को भी बता दिया था कि मेरी मम्मी 1 महीने के लिए जा रही हैं, तो मेरे घर पे पार्टी के लिए आ जाना। बल्कि अब तो हर रोज मेरे घर पार्टी हुआ करेगी। हम सारे लड़के लड़कियां मिलकर रात भर मौज मस्ती करेंगे। मैं बहुत खुश था। मजे की बात यह थी कि मेरे किसी दोस्त को ये नहीं पता था कि मेरी शादी हो चुकी है। कविता से तो मैं झूठ बोल दिया था कि मेरे 2 दोस्त मेरी शादी में शामिल होने के लिए विदेश से आए हुए हैं, और मैं अपनी शादी वाली बात किसी को बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्तों को पता चले मेरी बीवी गांव की गवार लड़की है और वह मेरा मजाक उड़ाए। थोड़ी देर बाद कविता मेरे पास आई तो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी, जैसे वह मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। कहने लगी मैं आपसे एक बात पूछूं, सच सच बताना। मैंने कहा हाँ पूछो। कहने लगी क्या आप सच में अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ देना चाहता हूँ। तुम्हें कोई शक है? अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो और अपनी आंखों से देख सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। तुम हम दोस्तों की पार्टी में फिट नहीं बैठोगी, क्योंकि तुम अलग नेचर की लड़की हो। तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर भेज रहा हूँ। वह मुझे कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली हाँ वह तो है, मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन मुझे आपके लिए अफसोस हो रहा है और डर भी लग रहा है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं चौंक कर बोला कुछ गलत क्यों होगा? जब तक आप अच्छाई और बुराई के अंतर को समझ न ले तब तक मैं कुछ कह नहीं सकती, और ना ही मैं आपको जबरदस्ती अपनी बात मनवा सकती हूँ। मैंने कहा हाँ सही बात है, मनवाने की कोशिश भी मत करना। तुम जानती हो कि मैं तुमसे ये शादी अपनी खुशी से नहीं की है, बल्कि माँ की खुशी की खातिर की है, वरना तो तुम्हारा होने वाला पति शादी के ठीक समय तुम्हें छोड़कर भाग गया था और अभी तक वापस नहीं आया। बस फोन करके उसने बता दिया कि वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता था और अपने एक दोस्त के घर पर है। यकीनन कोई ना कोई तो वजह होगी ना जो वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। ये सब सुनकर कविता के चेहरे पर दुख के भाव उभर आए थे और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन माँ तीर्थ के लिए चली गई तो वो कहने लगी कि आप मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ाओ, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैंने कहा 1 दिन और रुक जाओ, और वैसे भी तुमने भी तो अपनी एक शर्त मनमानी थी, वह तो तुमने बताई ही नहीं। कहने लगी मेरी शर्त कुछ नहीं थी, बस इतनी सी थी कि आप सुबह सवेरे उठ जाया करना और भगवान की आरती करके अपने दिन की शुरुआत करना। जब आप भगवान का नाम लेकर अपना दिन शुरू करते हैं तो भगवान भी आपसे खुश होते हैं और आपको हर मुश्किल से बचाते हैं। मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी थी। मैं उसकी बात सुनकर इम्प्रेस हुआ था। मुझे तो लगा था वह मुझसे पता नहीं क्या बोलेगी, लेकिन उस बेचारी ने मेरे फायदे की बात की थी। इस बात पर मैं थोड़ा परेशान भी हुआ था। दिल में शर्मिंदगी भी हुई थी कि मैं उसे गलत समझा था। वह तो मेरे भले के बारे में सोच रही थी। खैर थोड़ी देर के बाद ही उसने अपना सामान पैक कर लिया। मैं दिल में उदास हो रहा था, पता नहीं क्यों उसके जाने पर अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैंने ये बात उस पर जाहिर नहीं की थी। मैं उसे गाड़ी तक छोड़कर आया। वह अपने माँ बाप के घर चली गई। उसके जाने के बाद घर में अजीब सी उदासी सी छा गई थी, जैसे एक नहीं 10 लोग घर से निकल गए हो। घर बहुत खाली खाली सा लग रहा था। मैंने घबराकर जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल लगाई। उनसे कहा घर खाली हो गया है, अब तुम लोग शाम को आ जाना। मेरे दोस्त इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। मेरे दोस्तों के आने से घर में एक नई रौनक सी लग चुकी थी। मैंने सबके लिए छोटे छोटे गिफ्ट भी पैक करके रखे थे। जब मैंने वह गिफ्ट उन्हें दिए तो वह खुश हुई। उनको यही चीज तो भाती थी। खाने पीने के बाद हमने डांस पार्टी की शुरुआत की थी। लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करने लगे, लेकिन इस बीच मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मुझे आज अपने दोस्त विनोद और सुरेश के तेवर कुछ अजीब से लग रहे थे। उनकी आंखों में मक्कारी छुपी हुई थी। उनको देखकर लगता था जैसे कोई बात अंदर ही अंदर मुझसे छुपा रहे हो। एक दूसरे को वह इशारा भी कर रहे थे, जबकि बाकी सब लोग दूसरे कामों में बिजी थे। लेकिन राजेश और विनोद का व्यवहार और उनका ध्यान कहीं और ही था। मैंने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया।
लेकिन फिर मुझे निमी ने अंदर बुलाया। वह मेरी सबसे पसंदीदा गर्लफ्रेंड थी। उसने कभी भी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। मेरी बहुत इज्जत भी करती थी। मैं उसके पास चला गया। वह मुझे इधर उधर की बातें करने लगी। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कब रात के 12 बज गए। फिर हम लोगों ने बैठकर एक बार फिर से शराब पी ली, लेकिन अभी राजेश की आंखें कुछ और ही बता रही थी। वह शराब पीने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। अब मुझे बेचैनी सी होने लगी कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कविता मुझे आवाज लगा रही है, मुझे कमरे में बुला रही थी। कह रही थी, सुबह की रोशनी फैलने वाली है, भगवान के पास जाओ और उसे अपने किए गए पापों की माफी मांगो और इन लोगों को यहाँ से निकाल दो। ये लोग अच्छे नहीं हैं, वरना बहुत बुरा होगा। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था, क्योंकि कविता तो मेरे सामने ही मायके गई थी। क्या वह वापस घर आ गई थी? मुझे बहुत गुस्सा आया। उसकी आवाज मेरे कानों में टकरा रही थी। ये मेरा कोई वहम तो नहीं हो सकता है? हालांकि घर में म्यूजिक की आवाज बहुत ऊंची थी, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था कि ये उसी की आवाज है। वह घर वापस आ गई है। गुस्से में मैं कमरे का दरवाजा खोला और कमरे की कुंडी लगा दी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई, बाहर से बहुत तेज आवाज आने लगी। आवाज ऐसी थी जिसे सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। ये आवाज है पिस्टल से निकलने वाली गोलियों की। मैं वही बेड पर बैठ गया था। डर के मारे मेरा दिल कांप रहा था। मैं कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और उस पर नंबर डायल करने लगा। थोड़ी ही देर बाद मेरे दरवाजे को जोर जोर से पीटा जाने लगा, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला था। जरूर मेरे घर में कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, जो ये फायरिंग की आवाज आ रही थी। थोड़ी ही देर में बाहर सब कुछ शांत हो गया था। पुलिस को मैं कॉल कर चुका था। थोड़ी ही देर में पुलिस का सायरन बजने लगा था। मेरे कमरे के दरवाजे को लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई तोड़ नहीं सका था, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाजा बहुत मजबूत था। इसी कमरे में सारा जेवर, कैश और हर तरह के कागजात रखे हुए थे, जबकि मेरा मोबाइल मैं अपने साथ ही लेकर कमरे में आ गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे ज्यादा शराब पिलाने की कोशिश की थी, मगर मैंने बहुत कम शराब पी थी, जिसकी वजह से मैं अपने होशो हवास में था। जब मुझे कविता की आवाज सुनाई दी थी तो मैं इसी कमरे में आया था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मैं यही सोच रहा था और उस वक्त पुलिस आ गई और सारा ड्रामा खत्म हो गया। सब लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैं अपने दोस्तों का नाम लिया था। वह गरीब घर से थे, लेकिन बड़े ही मक्कार और चालबाज निकले। वह आज मुझे मारने और मेरे घर पर डाका डालने के इरादे से आए थे। हकीकत सुन मुझको विश्वास नहीं आया था। मेरे अपने जिगरी दोस्त मेरे खिलाफ इतना बड़ा प्लान तैयार कर सकते थे। उनको मेरी शादी के बारे में भी पता था और ये भी पता था मेरे कमरे में अच्छा खासा कीमती जेवर पड़ा है। ये लोग वह सब उठाकर चोरी करने का इरादा रखे थे, लेकिन वहाँ समय पर पुलिस आई। अब सब लोग पकड़े गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे हैरान परेशान कर रही थी वह ये कि उस रात मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। वह अगले दिन घर वापस आई थी, लेकिन यह शायद उसकी भगवान से सच्ची भक्ति का असर था कि उसने मुझे बचा लिया था। भगवान अपने खास भक्तों पर आने वाली मुसीबत को आने से पहले ही टाल देते हैं। यही तो भगवान की लीला अपरंपार है। मैंने उसी दिन से अपने सारे बुरे कामों से तौबा कर ली और अपनी पत्नी कविता को दिल से अपना लिया था। उसके साथ अपनी शादीशुदा रिश्ते को भी शुरुआत की थी और आज मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। वह बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।